Our next discussion is inflammation. Inflammation is a group of changes which take place in case of tissue injury. जब भी टिश्यू में इंजरी होगी ड्यू टू बैक्टीरिया, ट्रॉमा, केमिकल, हीट और ड्यू टू एनी अदर कॉज, तो टिश्यू इंजरी की वजह से जो लोकलाइज्ड टिश्यू चेंजेस आएंगे उन्हें हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। इन्फ्लेमेशन में क्या क्या होगा? सबसे पहले वेसोडाइलेशन होगी। वेसोडाइलेशन मीन्स डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, और जब ब्लड वेसल्स की डायलेशन होगी तब लोकल ब्लड फ्लो इंक्रीज कर जाएगा। नंबर 2, देयर विल बी इंक्रीज्ड परमिएबिलिटी ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज की परमिएबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, और जब कैपिलरीज की परमिएबिलिटी इंक्रीज होगी तो टिश्यू में फ्लूइड लीकेज होगा और इंटरस्टिशियम में फ्लूइड इंक्रीज कर जाएगा। नंबर 3 इज़ क्लोटिंग ऑफ फ्लूइड। क्लोटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे और ब्लड क्लोटिंग शुरू हो जाएगी। नंबर 4 इज़ माइग्रेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। तो ग्रेनुलोसाइट्स और मोनोसाइट्स माइग्रेट करेंगे और ब्लड से टिश्यूज़ में माइग्रेट करना शुरू कर देंगे। नंबर 5 इज़ स्वेलिंग ऑफ टिश्यूज़। टिश्यूज़ स्वेल्व करेंगे और उनका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। एंड देयर इज़ अनदर थिंग, कंप्लीमेंट कैस्केड सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। कंप्लीमेंट कैस्केड सिस्टम और ब्लड क्लोटिंग सिस्टम एक्टिवेट होने से कुछ सब्सटेंसेस रिलीज होंगे जिन्हें कहते हैं हम हिस्टामाइन, ब्रेडिकाइनिन, सेरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड सम अदर प्रोडक्ट्स। नाउ वी विल डिस्कस वॉलिंग ऑफ इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन। जब भी टिश्यू इंजरी होगी तो इन्फ्लेमेशन होगी, और इन्फ्लेमेशन का हमें फ़ायदा ये होगा कि जिस फॉरेन सब्सटेंस की वजह से या टॉक्सिन की वजह से इन्फ्लेमेशन हुई है वो बाकी बॉडी में स्प्रेड नहीं होगा। मिसाल के तौर पे स्टेफिलोकोकस अगर अटैक करेगा तो बहुत ज़्यादा सेलुलर टॉक्सिन रिलीज़ करेगा, और सेलुलर टॉक्सिन रिलीज़ होने की वजह से ज़्यादा टिश्यू इंजरी होगी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होगी और अल्टीमेटली ये टॉक्सिन बाकी बॉडी में स्प्रेड नहीं होगा। इसके मुकाबले में स्ट्रेप्टोकोकस जब अटैक करेगा तो ये लेस अमाउंट ऑफ टॉक्सिन रिलीज़ करेगा और इन्फ्लेमेशन कम होगी, जिसकी वजह से वॉलिंग ऑफ कम होगी। लेकिन इसका नुकसान ये होगा कि स्ट्रेप्टोकोकस और इसके टॉक्सिन्स बाकी बॉडी में स्प्रेड हो जाएंगे और अल्टीमेटली ये ज़्यादा नुकसान करेंगे एंड इट में इवन कॉज डेथ। नेक्स्ट अबाउट इन्फ्लेमेशन इज़ मैक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल रिस्पॉन्स ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन। जब इन्फ्लेमेशन होगी तो हमारे न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस रिस्पॉन्स करेंगे, फैगोसिटिक एक्टिविटी इनकी शुरू हो जाएगी, और इनका सारा प्रोसेस 4 स्टेप्स पे कंसिस्ट करता है। दीज आर 4 लाइन ऑफ डिफेंसेस एंड आवर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज टिश्यू मैक्रोफेजेस। सो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इंक्लूड टिश्यू मैक्रोफेजेस। हमें पता है कि टिश्यूज़ में स्पेशलाइज्ड मैक्रोफेजेस मौजूद होते हैं जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो जब इन्फ्लेमेशन होगी तो हमारे लोकलाइज्ड टिश्यू मैक्रोफेजेस एक्टिवेट हो जाएंगे और फैगोसिटिक एक्टिविटी शुरू कर देंगे। इसमें हमारे स्किन में हिस्टियोसाइट्स होते हैं, ब्रेन में माइक्रोग्लिया होते हैं, लंग्स में हमारे एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस होते हैं जो कि फैगोसिटिक एक्टिविटी शुरू कर देंगे और इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन को ख़त्म करेंगे। सो दिस प्रोसेस इज़ वेरी इमीडिएट। सबसे पहली लाइन ऑफ डिफेंस है, और जैसे इन्फ्लेमेशन होगी तो हमारे लोकल टिश्यू मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होंगे और इमीडिएटली रिस्पॉन्स करेंगे। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट आवर सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस विच इज़ न्यूट्रोफिल इन्वेजन। लोकलाइज्ड टिश्यू मैक्रोफेजेस के अटैक के बाद न्यूट्रोफिल्स ब्लड से टिश्यूज़ में एंटर होंगे और अटैक करेंगे और फैगोसिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस इन्फ्लेमेशन के रिज़ल्ट में प्रोड्यूस होंगे और ये कीमोटैक्सिस करवाएंगे न्यूट्रोफिल्स की। न्यूट्रोफिल्स ब्लड से टिश्यूज़ में एंटर होंगे और फैगोसिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। यहाँ हमारे पास 3 पॉइंट डिस्कस किए गए हैं, वो प्रोसेस डिस्कस किया गया है जिसके थ्रू हमारे न्यूट्रोफिल्स ब्लड से टिश्यू में एंटर होते हैं। तो सबसे पहले हम 2 चीज़ें देख लेते हैं। नंबर 1, हमारे एंडोथीलियल सेल्स ऑफ कैपिलरीज में 2 तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक सेलेक्टिन और एक इंट्रासेलुलर एडहेजन मॉलिक्यूल। सो दीज 2 आर एडहेरिंग मॉलिक्यूल्स जो कि बाइंड करेंगे किससे? न्यूट्रोफिल से। इसी तरह हमारे न्यूट्रोफिल पर रिसेप्टर मौजूद होते हैं और इंटेग्रिन्स मौजूद होते हैं। तो जो एंडोथीलियल सेल्स के सेलेक्टिन्स और न्यूट्रोफिल्स के रिसेप्टर बाइंड करेंगे, देन इंट्रासेलुलर एडहेजन मॉलिक्यूल ऑफ एंडोथीलियल सेल्स और न्यूट्रोफिल के इंटेग्रिन मॉलिक्यूल आपस में बाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इनकी आपस में टाइट बाइंडिंग होगी। जब ये टाइटली बाइंड हो जाएंगे तो एंडोथीलियल सेल्स के दरमियान स्पेसेस डेवलप होंगी
और ये उसके थ्रू ब्लड से टिश्यू में एंटर हो जाएंगे और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डायबिटीज़। सो ये वो पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू न्यूट्रोफिल्स ब्लड से टिश्यू में एंटर होंगे। यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाला है। डायबिटीज़ न्यूट्रोफिल का या किसी और सेल का कैपिलरीज के ब्लड से टिश्यू में एंटर होना है, जबकि एक्स्ट्राविजेशन इसका पहले एंडोथीलियल सेल से बाइंड करना और उसके बाद इंट्रा एंडोथीलियल सेल्स के दरमियान स्पेसेस में से गुजर कर टिश्यूज़ में एंटर होना है। सो एक्स्ट्राविजेशन कंसिस्ट ऑफ बोथ ऑफ थिंग्स, इसकी बाइंडिंग और देन इट्स पैसेज थ्रू एंडोथीलियल सेल्स, एंड इट्स पैसेज थ्रू एंडोथीलियल सेल इज ओनली डायबिटीज़। आवर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस इज सेकंड मैक्रोफेज अटैक। दोबारा ब्लड से मोनोसाइट्स टिश्यू में एंटर होंगे और टिश्यू में एंटर होने के बाद वो स्वेल करेंगे, उनका साइज इंक्रीज़ करेगा, उनमें लाइजोसोम्स का काउंट इंक्रीज़ करेगा और फिर वो मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। एंड दिस विल बी आवर सेकंड मैक्रोफेज इन्वेजन एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इन्फ्लेमेशन। सो आवर सेकंड मैक्रोफेज अटैक विल टेक प्लेस इन several days and it will not be immediate. Next is increased production of monocytes and granulocytes by bone marrow in fourth line of defense. हमें पता है कि जो तमाम ग्रेनुलोसाइट्स और मोनोसाइट्स हैं वो बोन मैरो में डेवलप होते हैं। तो जब हमारा बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगी तो बोन मैरो में ग्रेनुलोसाइट्स और मोनोसाइट्स की प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर जाएगी और ये हमारी फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस होगी। ये प्रोसेस शुरू होने में कम से कम 3 से 4 दिन लगेंगे क्योंकि प्रोडक्शन टेक प्लेस इन सेवरल डेज। इससे ग्रेनुलोसाइट्स और मोनोसाइट्स का जो काउंट है वो 20 to 50 टाइम इंक्रीज़ कर जाएगा। Our next topic is very important, which is feedback control of macrophages and neutrophil responses. ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। तो जब भी इन्फ्लेमेशन होगी तो मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होंगे। मैक्रोफेज एक्टिवेट होने के बाद 5 तरह की चीज़ें रिलीज़ करेंगे। नंबर 1 टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर, नंबर 2 इंटरल्यूकिन 1, नंबर 3 ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर एंड मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। ये 5 फैक्टर हमारे मैक्रोफेजेस रिलीज़ करेंगे। ये पांचों फैक्टर बोन मैरो में जाएंगे और बोन मैरो में जाने के बाद ये ग्रेनुलोसाइट्स और मोनोसाइट्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करवा देंगे, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस है। इसी तरह जो टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर और इंटरल्यूकिन 1 इन्होंने प्रोड्यूस किया है वो बोन मैरो में जाने के अलावा हमारे एंडोथीलियल सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट और लिम्फोसाइट्स के पास भी जाएंगे और देन ये हमारे 3 तरह के सेल्स एंडोथीलियल सेल, फाइब्रोब्लास्ट एंड लिम्फोसाइट्स, ये ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर और मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ये 3 फैक्टर रिलीज़ करवाएंगे और ये 3 फैक्टर फिर बोन मैरो में जाएंगे और ग्रेनुलोसाइट और मोनोसाइट की प्रोडक्शन इंक्रीज़ करवाएंगे। तो ये हमारा फीडबैक कंट्रोल है। जैसे इन्फ्लेमेशन होगी तो मैक्रोफेजेस ये फैक्टर रिलीज़ करवाएगा जो कि बोन मैरो में जाएंगे और ग्रेनुलोसाइट और मोनोसाइट्स की प्रोडक्शन इंक्रीज़ करवा देंगे। नाउ वी विल डिस्कस पस फॉर्मेशन। जब भी इन्फ्लेमेशन होगी तो फैगोसिटिक एक्टिविटी परफॉर्म होगी और उस फैगोसिटिक एक्टिविटी के नतीजे में हमारे मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स की डेथ हो जाएगी। सो साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन में जब फैगोसिटिक एक्टिविटी परफॉर्म होती है तो वहाँ एक कैविटी डेवलप होगी और उस कैविटी के डेवलप होने के बाद वहाँ कुछ चीज़ें कलेक्ट हो जाएंगी विच इंक्लूड नेक्रोटिक टिश्यूज़, डेड न्यूट्रोफिल्स, डेड मैक्रोफेजेस एंड टिश्यू फ्लूइड, और इन चारों चीज़ों को हम कलेक्टिवली पस कहते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट ईओसिनोफिल्स। ईओसिनोफिल्स के हम करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो ये हमारी बॉडी में 2% होते हैं। इसके अलावा ये वीक फैगोसाइट्स हैं, दे कैन परफॉर्म कीमोटैक्टिक एक्टिविटी। ईओसिनोफिल्स का जो बेसिक लैंडमार्क फंक्शन है दैट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी अगेंस्ट पैरासाइट्स। तो ये पैरासाइट्स से बॉडी को प्रोटेक्शन देते हैं। दे हैव फैगोसिटिक एक्टिविटी, दे इनगल्फ पैरासाइट्स एंड किल देम। सो यहाँ हमारे पास 3 करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए गए हैं ईओसिनोफिल्स के, जिनके थ्रू ये हमें पैरासाइट से प्रोटेक्शन देते हैं। नंबर 1, इनमें मॉडिफाइड लाइसोसोम्स होते हैं जिनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होंगे जिनके थ्रू ये पैरासाइट्स को किल करेंगे।
नंबर 2, दे फॉर्म रिएक्टिव फॉर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। जो ये ऑक्सीजन की रिएक्टिव फॉर्म प्रोड्यूस करते हैं वो पैरासाइट्स की ऑक्सीडेशन करवा देंगी, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाएगी। नंबर 3, दे मेक लार्विसाइडल पॉलीपेप्टाइड चेन विच इज़ आल्सो कॉल्ड मेजर बेसिक प्रोटीन। ये मेजर बेसिक प्रोटीन पैरासाइट्स के लार्वा को किल करेगा और बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा। तो ये 3 इस्नोफिल्स के बेसिक वेपन्स हैं, हथियार हैं, जिसके थ्रू ये पैरासाइट से बॉडी को प्रोटेक्शन देगा। इसके अलावा 2 इधर मेजर एग्जांपल डिस्कस की गई हैं इस्नोफिल्स की, जिनमें इस्नोफिल्स बॉडी को पैरासाइट से प्रोटेक्शन देता है। नंबर 1, शिस्टोसोमियासिस एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है विच इज़ ड्यू टू अ पैरासाइट शिस्टोसोम। तो शिस्टोसोम पैरासाइट है जिसकी वजह से पैरासिटिक इन्फेक्शन होगा विच इज़ शिस्टोसोमियासिस, और उससे हमें प्रोटेक्शन देगा इस्नोफिल। इसके अलावा ट्राइकिनेला एक पैरासाइट है जिसे कॉमनली पॉर्कवर्म कहते हैं, और इस पॉर्कवर्म की वजह से ट्राइकिनोसिस होगा विच इज़ अ पैरासिटिक इन्फेक्शन, और इससे हमें जो प्रोटेक्शन मिलेगी वो इस्नोफिल्स की मदद से मिलेगी। इसके अलावा यहाँ इसका तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन डिस्कस हुआ है विच इज़ इट्स रोल इन एलर्जिक रिएक्शन। जब भी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन होंगे तो मुख्तलिफ सब्सटेंसेस रिलीज़ होंगे। उन सब्सटेंसेस में एक सब्सटेंस होगा इस्नोफिलिक कीमोटैक्टिक फैक्टर। ये इस्नोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर कीमोटैक्सिस करवाएगा इस्नोफिल की। इस्नोफिल कीमोटैक्सिस करेंगे और साइट ऑफ एलर्जी की तरफ मूव करेंगे, और एलर्जी का जो टॉक्सिक इफ़ेक्ट होगा उसको ख़त्म करेंगे और डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे, और एलर्जी के जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होंगे उनसे बॉडी को प्रोटेक्शन देंगे। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट बेसोफिल्स। बेसोफिल हमारा ग्रैनुलोसाइट है, इज़ अ ब्लड सेल। इसी के अलावा मास्ट सेल्स होते हैं जो कि बेसोफिल जैसे ही होते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस ये है कि बेसोफिल हमारे ब्लड में मौजूद होगा जबकि मास्ट सेल्स हमारे डिफरेंट टिश्यूज़ में मौजूद होंगे। दोनों का इफेक्ट और फंक्शन बिल्कुल एक जैसा है। दोनों हेपरिन प्रोड्यूस करेंगे जो कि ब्लड कोआगुलेशन में पार्टिसिपेट करता है। इसके अलावा ये इन्फ्लेमेशन में रोल प्ले करेंगे। ये हिस्टामाइन, ब्रेडिकाइनिन और सीरोटोनिन रिलीज़ करेंगे जो कि इन्फ्लेमेशन करवाते हैं टिश्यूज़ में। इसके अलावा इनका जो लैंडमार्क फंक्शन है विच इज़ देयर मेजर फंक्शन, दिस इज़ एलर्जिक रिएक्शन। सो जब भी कोई बॉडी में एलर्जन रिलीज एंटर होगा तो इम्यूनोग्लोबिन ई प्रोड्यूस होती है, और इम्यूनोग्लोबिन ई हमारे बेसोफिल्स और मास्ट सेल्स से अटैच होगी, बाइंड करेगी, और जिसकी वजह से इन दोनों सेल्स से डिफरेंट सब्सटेंसेस रिलीज होंगे जो कि एलर्जी प्रोड्यूस करेंगे। दिस इंक्लूड हिस्टामाइन, ब्रेडिकाइनिन, सीरोटोनिन, स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफ्लेक्सिस एंड 3 ल्यूकोट्राइन्स। ये डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं जो कि एलर्जिक रिएक्शन बॉडी में प्रोड्यूस करेंगे। एलर्जी की फर्दर डिटेल हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट थिंग इज़ ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया में हमने 2 ही चीज़ें डिस्कस करनी है। नंबर 1 इज़ इसकी डेफिनेशन, एंड नंबर 2 इज़ इट्स काजेस। सो ल्यूकोपीनिया इज़ प्रोडक्शन ऑफ वेरी फ्यू WBCs। जब बॉडी में बहुत कम वाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होगी तो इस कंडीशन को हम कहेंगे ल्यूकोपीनिया। आगे लिखा हुआ है कि अगर हमारी बॉडी क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन से एक्सपोज होती है, तो अगर हमारे WBCs की प्रोडक्शन बहुत कम होगी तो बहुत एब्रप्टली बॉडी डैमेज होगी, अल्सर होगा, इन्फेक्शंस होंगे, और अल्टीमेटली डेथ हो सकती है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट इट्स कॉजेज़। तो ल्यूकोपीनिया की 3 मेन कॉजेज़ हैं विच इज़ रेडिएशन। एक्सरे या गैमा रेडिएशन की वजह से बोन मैरो डैमेज होगी, बोन मैरो का एप्लेजिया हो जाएगा। एप्लेजिया का मतलब होता है सेल्स की प्रोडक्शन का कम हो जाना, जिसकी वजह से बोन मैरो डैमेज होगी, और बोन मैरो डैमेज होने की वजह से बोन मैरो में WBCs और दूसरे ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन नहीं होगी। नंबर 2 इज़ सर्टेन केमिकल्स हमारी बोन मैरो को डैमेज करेंगे, बोन मैरो डिसफंक्शन होगा, जिसकी वजह से बोन मैरो में WBCs और ल्यूकोसाइट्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। नंबर 3 इज़ ड्रग्स। बहुत से ड्रग्स होंगे जो कि बोन मैरो को डिप्रेस कर देंगे, जिसकी वजह से बोन मैरो में WBCs की प्रोडक्शन नहीं होगी। दीज ड्रग्स इंक्लूड बारबायूरेट हाइप्नोटिक्स, थायोयूरासेल एंड क्लोरमफेनिकोल। सो ये 3 ड्रग्स इधर मेंशन किए गए हैं, जिसकी वजह से बोन मैरो डिसफंक्शन होगा, बोन मैरो डिप्रेस्ड हो जाएगी, और बोन मैरो में WBCs की प्रोडक्शन वी विल डिस्कस इज ल्यूकीमियास। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर की मेन चीज़ें मैंने यहाँ समराइज़ की हुई हैं। नंबर 1, ल्यूकीमिया होता क्या है? ल्यूकीमिया इज़ प्रोडक्शन ऑफ इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल
WBCs। जब एबनॉर्मल WBCs की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो उस कंडीशन को हम कहेंगे ल्यूकीमिया। तो यहाँ मैं 3 टर्म्स को दोबारा रिवाइज करता हूँ। नंबर 1 इज़ ल्यूकोपीनिया which is decreased production of WBCs. Number 2 is leukemia, which is increased production of abnormal WBCs. And number 3 is leukocytosis. This is increased production of normal WBCs. तो ये 2 टर्म्स मिलती जुलती हैं। दिस इज़ increased production of abnormal WBCs and this is increased production of normal WBCs. तो ल्यूकीमिया की 2 टाइप्स हैं। सबसे पहले इसकी मेजर कॉज डिस्कस कर लेते हैं, विच इज़ जेनेटिक म्यूटेशन। तो जो वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूसिंग हमारे सब्सटेंसेस हैं विच इंक्लूड बोन मैरो एंड लिम्फोइड टिश्यूज़, उनकी म्यूटेशन हो जाएगी और उनकी म्यूटेशन की वजह से एबनॉर्मल WBCs की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगी और इस कंडीशन को हम कहेंगे ल्यूकीमिया। तो इसकी 2 मेन टाइप्स हैं, 1 इज़ माइलोजिनस एंड नंबर 2 इज़ लिम्फोसिटिक। हमें पता है कि हमारे जो WBCs हैं उनमें ज़्यादातर बोन मैरो में बनते हैं और लिम्फोसाइट्स लिम्फोइड टिश्यूज़ में बनते हैं। तो अगर हमारे लिम्फोइड टिश्यूज़ में जेनेटिक म्यूटेशन हो गई हैं तो जो ल्यूकीमिया होगा दैट विल बी लिम्फोसिटिक, और अगर हमारे बोन मैरो में म्यूटेशन है तो जो ल्यूकीमिया होगा दिस इज़ माइलोजिनस। माइलोजिनस की फर्दर 2 टाइप्स हैं। इट इज़ न्यूट्रोफिलिक, अगर एबनॉर्मल न्यूट्रोफिल प्रोड्यूस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा सो ल्यूकीमिया विल बी न्यूट्रोफिलिक। अगर एबनॉर्मल यूसिनोफिल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं तो टाइप ऑफ ल्यूकीमिया विल बी यूसिनोफिलिक। अगर एबनॉर्मल बेसोफिल प्रोड्यूस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा इट विल बी बेसोफिलिक, एंड इफ़ मोनोसाइट्स आर प्रोड्यूसिंग मोर देन एनफ इट विल बी मोनोसिटिक। और इसी तरह लिम्फोसिटिक, लिम्फोइड टिश्यूज़ में म्यूटेशन की वजह से जो टाइप ऑफ एनीमिया होगा दैट विल बी लिम्फोसिटिक। Next thing we will discuss is effects of leukemia. Effects of leukemia is most important thing in this chapter. Number 1, जब हमारी बोन मैरो या लिम्फोइड टिश्यूज़ में म्यूटेशन हो जाएगी, एबनॉर्मल WBCs बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे तो हमारा तमाम न्यूट्रिशन और मेटाबोलाइट्स उन एबनॉर्मल WBCs को प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल होंगे और इसकी वजह से हमारी बॉडी में सबसे पहले न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होगी। नंबर 2, मेटाबॉलिक स्टारवेशन होगी। हमारे मेटाबोलाइट्स सारे के सारे एबनॉर्मल WBCs को प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल होंगे जिसकी वजह से मेटाबॉलिक स्टारवेशन होगी। तो ये जो प्राइमरी इफ़ेक्ट्स होंगे हमारे ल्यूकीमिया के, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी एंड मेटाबॉलिक स्टारवेशन, दीज आर प्राइमरी वन। और इन प्राइमरी इफ़ेक्ट्स की वजह से जो इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी पर पड़ेंगे दैट आर सेकेंडरी वन। सो जब सारे न्यूट्रिएंट्स और मेटाबोलाइट्स एबनॉर्मल WBCs प्रोड्यूस करने में यूज़ हो जाएंगे तो नॉर्मल WBCs प्रोड्यूस नहीं होंगे और नॉर्मल WBCs की कमी की वजह से हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होगा। नंबर 2, एनीमिया होगा क्योंकि हमारे न्यूट्रिएंट्स और मेटाबोलाइट्स एबनॉर्मल WBCs प्रोड्यूस करने में यूटिलाइज हो गए जिसकी वजह से नॉर्मल RBCs प्रोड्यूस नहीं होंगे और RBCs प्रोड्यूस ना होने की वजह से एनीमिया होगा। इसके अलावा हमारे प्लेटलेट काउंट भी डिक्रीज़ करेगा, प्लेटलेट्स बॉडी में कम होंगे और प्लेटलेट्स कम होने की वजह से ब्लीडिंग टेंडेंसी होगी। नंबर 4, बोन फ्रैक्चर। जब हमारी सारे न्यूट्रिएंट्स एबनॉर्मल WBCs की प्रोडक्शन में यूटिलाइज हो गए हैं, मेटाबोलाइट्स सारे यूज़ हो गए हैं तो हमारी बोन्स भी वीक हो जाएंगी और बोन फ्रैक्चर के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। सो प्राइमरी इफ़ेक्ट्स ऑफ ल्यूकीमिया आर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी एंड मेटाबॉलिक स्टारवेशन, और इनकी वजह से इन्फेक्शन भी होगा क्योंकि नॉर्मल WBCs प्रोड्यूस नहीं हो रहे। इसकी वजह से एनीमिया होगा क्योंकि नॉर्मल RBCs प्रोड्यूस नहीं हो रहे। इसकी वजह से ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी क्योंकि प्लेटलेट कम हो गए हैं और इसकी वजह से बोन फ्रैक्चर की चांसेस भी बहुत ज़्यादा होंगे क्योंकि बोन्स वीक हो जाएंगी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से। कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।